नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कभी कभी इंसान ऊपर वाले से दुआ करता है कि वो जो कह रहा है वो गलत साबित हो जाए। आज मुझे भी उसी का एहसास हो रहा है। शेयर मार्केट जिस तरह से गिरा है वो मुझे कभी कभी लगता है कि काश कि मैं गलत साबित हो जाता। लेकिन मैं गलत साबित होता भी कैसे, क्योंकि ये मैं तो नहीं बोल रहा हूं। मेरे सामने जो आंकड़े मेरी रिसर्च में आ रहे हैं वो ये कहानी कह रहे हैं। आखिर वही हुआ जिसका डर था। शेयर बाजार 1996 के बाद 5 महीने लगातार गिरा है। 20% से ज़्यादा एफएमसीजी के शेयर गिर गए हैं। एफएमसीजी के शेयर क्यों गिरे हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि एफएमसीजी की दुर्दशा भारत में कैसी हो रही है, ये क्यों हो रहा है। 5 सबसे बड़ी जो गिरावट हैं उनमें 4 जून 24 की गिरावट 5.74% थी। ये आज की गिरावट इसने उसको भी रुला दिया है। अब इस डाटा को अगर आप एनालाइज करोगे तो इसी की हम चर्चा करते रह जाएंगे और दुनिया भर के चैनल इसी को एनालाइज करेंगे। ये इतना क्यों गिरा, उतना हो, ये कितना गिर गया, वो इतना गिर गया, फला इंडेक्स इतना गिर गया, ये इंडेक्स इतना गिर गया। उसमें नहीं जाएंगे। जो हमारे ज़रूरी है उसी पे बात करेंगे। गिरा क्यों? मैंने आपको 2-4 दिन पहले ही बताया था कि गिरा क्यों है और गिरने की वजह क्या है। मैंने आपको बताया था कि ये जो शेयर बाज़ार का हमारे हाल है ये इसलिए है कि यहाँ पर प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो जो होता है, पी रेशियो, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी शेयर बाज़ार में दाम जितनी उस कंपनी की आज प्रॉफिट है उससे कई गुना ज़्यादा है। और अभी 2021 में तो ये 40 तक पहुंच गया था रेशियो। यानी कंपनी 40 साल में जो कमाने वाली है उतना शेयर का दाम आज है। तो अब आप सोचिए कि जब शेयर का दाम इतना ज़्यादा होगा तो कोई भी हमेशा इसी आशंका में रहेगा कि ये बबल है, किसी भी दिन फूटेगा। भाई 1 रुपये की चीज़ अगर बाज़ार में 40 रुपये की बिक रही है कितने दिन बिकेगी? एक ना एक दिन आपको लगेगा फूटेगा। विदेशी निवेशकों को ये लग रहा है कि ये एक तो एक्चुअल परफॉर्मेंस, ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस भारत की कंपनियों का गिरता जा रहा है और उनका शेयर चढ़ता जा रहा है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये आज डिस्कस करने का समय है। हम 2 चीज़ें देखेंगे कि मार्केट क्यों गिरा और माफ़ कीजिए, कंपनियों के मुनाफे क्यों गिर रहे हैं, और दूसरा शेयर मार्केट क्यों चढ़ रहा है। पहले शेयर मार्केट क्यों चढ़ा। दरअसल शेयर मार्केट चढ़ने के पीछे कारण है हम जैसे लोग। अब हम जैसे लोग कैसे कारण हैं? आप कहोगे एसआईपी वाली कहानी सुनाने वाला हूँ, नहीं। दरअसल क्या है, हम लोग इस मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ ऊंच नीच कर नहीं पाते हैं। हम अगर 10,000 लोग भी इकट्ठे होके मार्केट को गिराना या चढ़ाना चाहें तो हमारे लिए संभव नहीं है। ये काम करते हैं दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यानी जो कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, वो शेयर खरीदती और बेचती है तो उससे मार्केट ऊपर नीचे होता है। आमतौर पे ऐसे इन्वेस्टर 2 तरह के होते हैं, ऐसे निवेशक, एक विदेशी एक देशी। तो जो विदेशी निवेशक है वो पैसा निकाल के जा रहा है। लेकिन पहले क्या हो रहा था कि विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगा रहा था, और इसलिए लगा रहा था क्योंकि आसमान में बाजार जब चढ़ता है तो उसको भी मजा आ रहा था कमाई करने में। लेकिन चढ़ कैसे रहा था इसको समझना पड़ेगा। हमारे मार्केट में सरकार ने शेयर मार्केट यानी सेंसेक्स अगर ऊपर जाता है तो सब कुछ बढ़िया होता है, ये मानकर शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। याद कीजिए लोकसभा चुनाव में, अभी ये 24 के चुनाव में कह रहे थे कि जैसे ही हमारी जीत की खबर आएगी तो सेंसेक्स ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शेयर मार्केट ऊपर जाने वाला, पता नहीं क्या क्या भविष्यवाणियाँ की थी। याद कीजिए, अब आज के हाल से मिला लीजिए। तो सरकार ने हमारा पैसा, मेरा पीएफ का पैसा मान लीजिए जमा है, वो पीएफ का पैसा भी सरकार शेयर बाजार में लगा रही है।
मैंने अपने लिए इंश्योरेंस कराया है, बीमा में पैसा एलआईसी को दिया है कि भैया एलआईसी मेरे साथ कभी ऊंच नीच हो तो तुम मुझे पैसे दे देना। वो पैसा भी शेयर बाजार में। बैंकों का भी बहुत सारा पैसा शेयर बाजार में लगातार लगाया गया ताकि शेयर बाजार ऊपर जाए। तो शेयर बाजार ऊपर जाएगा तो उससे फ़ायदा किसको होगा? उससे फ़ायदा होगा कंपनियों को। कंपनियों को कैसे फ़ायदा होगा? आपको याद होगा जब हिंडनबर्ग वाला मामला आया था तो हमने आपको बताया था कि कैसे अडानी ने अपने ही शेयरों का दाम बढ़ा लिया और जब उनका दाम बढ़ गया तो उनको स्टेट बैंक में प्लेज कर दिया। प्लेज करने का मतलब गिरवी रख दिया, और गिरवी रखने के बाद लोन उठा लिया तो उनको पैसा मिल गया धंधा करने के लिए। तो अगर एक कंपनी के शेयर का दाम आसमान में जाता है, वास्तविक जो होना चाहिए उससे 40 गुना हो जाता है, लोग कहते हैं 15-20 तक चलता है, 40 तक जाता है, तो वो 40 गुना दाम वाला शेयर गिरवी रख के बैंक से लोन ले लेते हैं और उससे उनको और कारोबार के लिए पैसा मिल जाता है। अच्छा, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी लगातार ऐसी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कॉरपोरेट्स को दो। ट्रिकल डाउन थ्योरी को मानने वाली सरकार है जो ये कहती है कि ऊपर वालों को पैसा दोगे, ऊपर वाले धंधा करेंगे तो नीचे के वाले को रोजगार मिलेगा, नीचे तक मामला चला जाएगा। लेकिन ये मामला तब जाएगा जबकि आपकी बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग। अभी हालत यह है कि कुछ दिन पहले बिरला ग्रुप के मालिक का बयान आया था कि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, माफ़ कीजिए कोटक के मालिक का, कि भारत में युवा अब धंधे में पैसा लगाने को ही तैयार नहीं है, फैक्ट्री खोलना नहीं चाहते हैं, वो सब शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है वहाँ से ज़्यादा अर्निंग होगी, फैक्ट्री में कमा के क्या होगी, क्योंकि 40 साल की अर्निंग एक साल में हो रही है भाई। तो ऐसी में कौन आदमी धंधा करना चाहेगा? तो पैसा पूरा का पूरा चला गया किसके पास? कॉरपोरेट के पास। और कॉरपोरेट ने भी उस पैसे को ऐसे इस्तेमाल किया कि मैं इससे कोई मैन्युफैक्चरिंग इकाई खोलूं, उससे बेहतर है कि इससे मैं बॉन्ड ले लूं, उससे बेहतर है कि इसको मैं मार्केट में लगा दूं, उससे बेहतर है कि इसको फंड में लगा दूं, बहुत सारे फंड हैं, हेज फंड वगैरह वगैरह, तो मेरा पैसा कई गुना हो जाएगा। 40% तक पैसा करके देने वाले लोग बैठे हुए हैं, मोदी जी जिनको अपना दुश्मन कहते हैं, षड्यंत्रकारी कहते हैं। खैर, तो ये जो जगह है, इससे क्या हुआ कि जो अमीर लोग थे उनके पास पैसा आता चला गया। भारत में जो मार्केट है उसमें सिर्फ उन प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा R&D हो रहा है, उन प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। महंगी कारें मैं बता चुका हूँ, महंगी मोटरसाइकिल मैं बता चुका हूँ, और महंगे घर, ये कहानी तो हम बता चुके हैं। लेकिन उससे भी ऊपर सुपर लग्जरी गुड्स की भी बिक्री खूब हो रही है। भारत में जो महंगी महंगी मर्सिडीज़ जैसी गाड़ियाँ हैं, मेवेक जैसी गाड़ियाँ हैं, फरारी जैसी गाड़ियाँ हैं, उनकी बिक्री बढ़ती जा रही है क्योंकि ये जो पैसा था हमारा सारा का सारा हमारी नीतियों से हमने अमीरों की तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो ये तो एक कहानी हुई कि कैसे शेयर मार्केट बढ़ा और उससे कैसे अमीर और अमीर हो गए। अब कहानी आती है कि गरीब का क्या हुआ। गरीब की समस्या ये कि वो और गरीब होता चला गया क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। सरकार के पास में ऐसी योजनाएं ही नहीं हैं जिससे कि पैसा आम आदमी के पास जाए। सबसे नीचे अंत्योदय वाला जो आदमी होता था, मजदूर, उसको जो मनरेगा से पैसा जाना चाहिए था, वहाँ पर हालत यह है कि बार बार आंकड़े आते हैं कि मनरेगा में काम की डिमांड बढ़ गई है, यानी देश में बेरोजगारी बढ़ गई है और सरकार मनरेगा को पैसे नहीं दे रही है। जब ऐसी स्थिति होगी तो और नीचे पैसा नहीं जाएगा। अभी हाल में एक रिसर्च आया था और उसमें ये बताया गया था कि जो भारत में उपभोक्ता वर्ग का आकार है वो केवल 130 से 140 मिलियन लोग हैं, यानी कि 13 से 14 करोड़ लोग। भारत में उपभोक्ता केवल 13 से 14 करोड़ लोग ही हैं जो वास्तविक उपभोक्ता वर्ग में आते हैं और उन्हीं से कुछ कमाया जा सकता है। 140 करोड़ के देश में कुल 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोनेटाइजेबल हैं, यानी जिनसे पैसा कमाया जा सकता है, जिनके लिए बाजार में चीज़ें बनाई जा सकती हैं।
अब आप समझ रहे होंगे कि भारत में, और ये कह रहा है कि जो मैक्सिको जैसा देश है छोटा सा, उसके बराबर है ये संख्या। यानी हम जिसको कहते हैं कि हमारी 140 करोड़ का बाजार है, 140 करोड़ का बाजार नहीं है। हम जिसको कहते हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन कंज्यूमर नहीं है, तो ये सब लोग, ये युवा अपने अवसर मिलने की प्रतीक्षा करते करते बूढ़े हो जाएंगे और जापान की तरह हम सबसे बूढ़े देशों में शुमार हो जाएंगे कुछ साल बाद। सोशल सिक्योरिटी ख़त्म कर दी जा रही है, पेंशन ख़त्म कर दी जा रही है, बुजुर्गों की योजनाएं ख़त्म कर दी जा रही हैं, मुफ्त इलाज ख़त्म हो गया है। तो धीरे धीरे करके जो सिचुएशन है वो ये है कि ये आबादी जब 40 साल बाद, 30 साल बाद सारी की सारी बूढ़ी हो जाएगी। अभी हम इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं और बाद में इसको लाभ नहीं दे पाएंगे, अभी से नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमने वो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स कर दी हैं ख़त्म। अब हालत ये है कि ये 300 मिलियन उभरते और महत्वाकांक्षी उपभोक्ता हैं, वो खर्च भी नहीं करते हैं, झिझकते हैं। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी है, कल क्या होगा पता नहीं। आज मुझे बता दीजिए, जो भी आदमी नौकरी कर रहा है, अब तो सरकारी नौकरी में भी अनसर्टेनिटी है, तलवार लटका के रखी सरकार ने, और प्राइवेट नौकरी में भी अनसर्टेनिटी है क्योंकि सरकार ने हिंदुस्तान में मजदूरों को मिलने वाले जो प्रोटेक्शन थे उनको करीब करीब हटा लिया है, उनको लालाओं की दया पे छोड़ दिया है। इसके कारण ये हो रहा है कि भारत में अमीर बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। 10% भारतीय कुल आय का 57.7% रखते हैं, जबकि 1990 में 10% भारतीयों के पास 34% ही वेल्थ थी। यानी भारत की वेल्थ सारी की सारी, जो 34% पैसे 10% भारत की अमीर आबादी के पास होते थे, वो अब 57.7% हो रहे हैं। नीचे के 50% लोग, राष्ट्रीय आय में उनकी जो हिस्सेदारी थी वो 22.2% थी, वो 15% रह गई है। यानी नीचे के जो लोग हैं उनकी आमदनी घटती जा रही है। तो अब अगर मार्केट गिरने वाली चीज़ों पे जाएं और इस तस्वीर को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि भैया जो माल खरीदने वाला आदमी है उसकी जेब में तो पैसे ही नहीं है। जब पैसे हैं नहीं लोगों के पास में, 13-14 करोड़ लोग कुल हैं जिनकी जेब में पैसे हैं, तो इस देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी कैसे? और जो पैसा उस आदमी के पास पहुंचना चाहिए था नौकरियों के जरिए, रोजगार के जरिए, दूसरी चीज़ों के जरिए, वो काम तो हो ही नहीं रहा है। और जिसके पास पैसा सरकार पहुंचा रही है, इसका भी पैसा निकाल के पीएफ वगैरह का, इससे एसआईपी में पैसा लगवा के जो पैसा वो भी वहीं पहुंचा रही है। और वहाँ वाले को ये पता है कि जब मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, 14 करोड़ लोग कुल हैं, तो मैं फैक्ट्री क्यों खोलूँ भैया, मैं तो पैसे को इधर उधर गड्ढम बड्डम करके पैसे बना लूँगा। तो फैक्ट्री नहीं खुल रही तो रोज़गार नहीं आ रहा है, रोज़गार नहीं आ रहा है तो डब्बा गोल हो रहा है। ये मैं आपको अपना असेसमेंट बता रहा हूँ। उपभोक्ता बाजार में प्रीमियमाइजेशन का चलन बढ़ गया है, लोग प्रीमियम चीज़ें ला रहे हैं, उन्नत उत्पादों पर लोग ध्यान दे रहे हैं, प्रीमियम मोबाइल फ़ोन्स की बिक्री बढ़ रही है। अभी का उदाहरण देता हूँ। एप्पल ने एक सस्ता वाला अपना आईफोन, शायद ई या कुछ ऐसे नाम है, वो लॉन्च किया, पिट गया, कोई खरीदने ही नहीं गया। सब लोग, जो प्रीमियम वाला मार्केट है वो तो प्रीमियम खरीद रहे हैं, वो 16 नहीं खरीदते, 16 प्रो करते हैं, प्रो प्लस खरीदते हैं, गूगल पिक्सल प्रो खरीदते हैं, सैमसंग गैलेक्सी S23, 24, 25 जो भी आ गया अल्ट्रा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसे हैं उसके बाद भर भर के पैसे हैं, और जिसके पास नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। मिडिल क्लास की इनकम में वृद्धि नहीं हो रही है। आरबीआई ने जो इनसिक्योर लोन्स पे अंकुश लगाया, यानी ऐसा पैसा जो सुरक्षित लोन नहीं थे, जो कॉरपोरेट पैसा लेके भाग रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। जहां पे हेयर कट हो जाता 95% का, 5% पैसे ही वापस मिल पा रहा है, उस पर कुछ नहीं कह रहा है इस देश का सिस्टम। आरबीआई ने इनसिक्योर लोन कौन से होते हैं, छोटे छोटे एप्लीकेशन वगैरह पे छोटी छोटी कंपनियां जो देती थी, उस पर रोक लगा दी है। तो इससे क्या हुआ,
जो आम उपभोक्ता है उसके पास पैसे और कम हो गए। जब उपभोक्ता के पास पैसे कम होंगे तो फैक्ट्रियां चलेंगी कैसे भैया, जब कंजम्पशन ही नहीं होगा। जब एफएमसीजी जैसी चीज़ में कंजम्पशन नहीं होगा तभी तो एफएमसीजी का शेयर गिरा। एफएमसीजी मतलब क्या, तेल साबुन का, यही सब चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हो रोज़मर्रा में, जो हिंदुस्तान लीवर बनाती है, कोलगेट पामोलिव बनाती है, इन कंपनियों के माल भी नहीं बिक रहे। आप सोच लीजिए, ये तो ऐसी चीज़ है कि आदमी जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करता है। दांत का मंजन तो करेगा ही करेगा, माचिस से घर में जो है चूल्हा तो जलाएगा ही जलाएगा। इससे बहुत बुरी स्थिति हो गई है और लॉन्ग टर्म में ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये स्टडी की है ब्लूम वेंचर्स नाम की एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म ने। इससे आपको और तस्वीर साफ होगी। ये तस्वीर, ये फर्म है वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म। वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म क्या होती है? वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे लोग होते हैं कि जब आपको कोई धंधा पानी करना हो और आपको धंधे के लिए पैसा चाहिए कि कोई हमारे बिजनेस में पैसा लगा दे, हमको फंड दे दे, तो आप आइडिया लेके जाते हो और ये वो कंपनियां हैं जो आपको पैसा देती हैं नया बिजनेस शुरू करने के लिए। तो जो कंपनी नया बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा देती है, ऐसी एक भारतीय कंपनी ने जो रिसर्च किया है, उस रिसर्च के अंदर ये जानकारियां जो मैं आपको बता रहा हूं। निचोड़ की बात ये कि आपने हर तरफ से मारा है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी बढ़ जाती अगर भारत के बाहर सामान जा रहा होता हमारा, जाहिर बात है। तो जाए कैसे, हमारा सामान महंगा, दूसरे देशों का सस्ता। क्यों सस्ता? क्योंकि एक नेता की नाक बचाने के लिए आप भारत के रुपए को एक नेचुरल तरीके से जितना गिरना है गिरना ही दे रहे हो। आपको लग रहा है गाली पड़ेगी। आप क्या कर रहे हो, अपने ही बैंकों में, अपने ही प्रिंटिंग प्रेस में छापा हुआ पैसा आरबीआई डॉलर बेच के खरीद रही है इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि डॉलर का प्राइस गिरे नहीं, डॉलर और महंगा ना हो जाए, रुपया गिरे ना। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय माल विदेशी जो खरीदार हैं उनको महंगा पड़ रहा है। जिनकी मुद्रा का ज़्यादा अवमूल्यन हो गया, उनका $1 में ज़्यादा माल आ जाएगा, हमारा $1 में कम माल आएगा। तो जो माल विदेश जाना चाहिए था उसमें भी ऊपर से ये आ गया ट्रंप कक्का, जिसके खोपड़ी पे इन्होंने ये सारा ठीकरा फोड़ दिया कि ट्रंप सैंक्शन लगा रहा, उससे मार्केट गिर गया। भैया 7 महीने से मार्केट गिर रहा है, ट्रंप तो अभी सैंक्शन लगा रहे हैं। जो फंडामेंटल चीजें वो तो देखो। ट्रंप सैंक्शन लगा देगा तो एफएमसीजी कंपनी पे लगा देगा। एफएमसीजी का तो कंजम्पशन भारत में ही है भैया। हम यहां पे कोलगेट बेचने अमेरिका तो नहीं जा रहे हैं ना। हमारा वीको बजदंती तो भारत में ही बिकेगा ना। तो असल हालत ये है, देखिए अर्थशास्त्र के बारे में एक बात समझिए, ये बड़ी नाजुक चीज़ है और दुधारी तलवार है। इसमें आप कुछ भी एक्सट्रीम नहीं कर सकते हो। हर चीज़ के, हर कदम के आपके अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं। अगर आप एक चीज़ करने जा रहे हो उससे अच्छी भी होगी और बुरी भी होगी। अगर आपने आर्टिफिशियली चीज़ को कहीं झुकाने की कोशिश की तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत तगड़े होते हैं और वो साइड इफ़ेक्ट हमारे सामने आ रहे हैं। अब नतीजा ये हुआ इन साइड इफ़ेक्टों के कारण कि हमारे और आपके जैसे लोग, बहुत सारे लोग, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, मैंने 9,000 कुछ रुपए लगाए थे, बार बार बताता हूँ, शेयर मार्केट में जीवन में एक बार, और वो अभी भी 9-10 हज़ार रुपये बने हुए हैं। मैं शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाता, मुझे शेयर मार्केट पे कोई भरोसा नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं जब किसी चीज़ में कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर सकता हूँ, वहाँ से बैठ के कोई एक उद्योगपति पैसा लगाएगा, निकाल लेगा, उतने वर्षे में गिर जाऊँगा, उठ जाऊँगा, तो ऐसे मार्केट में मैं क्यों चक्कर में पड़ूँ। निचोड़ की बात यह है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। जो पैसा उन्होंने अमीरों को दिया, उस पैसे से अमीरों ने भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के बजाय इधर उधर के काम किए। उसके कारण शेयर मार्केट गुब्बारे की तरह फूलता चला गया। कंपनी का मुनाफा है ₹1 और मार्केट में उस कंपनी के शेयर की कीमत हो गई ₹40। इस सब के कारण हम लोग एक कमज़ोर और वल्नरेबल अर्थव्यवस्था बन गए, जिसका ये दुष्परिणाम हुआ है। जितना अर्थशास्त्र मैं समझता हूँ, और मैंने ये एनालिसिस, इंडिपेंडेंट एनालिसिस किया है,
कहीं से उठा के पढ़ के नहीं बोला है मैंने। अजीबोगरीब टाइप के काम नहीं किए हैं कि भाई एक अर्थशास्त्री ने बोल दिया तो टीप के बोल दिया, नहीं। अखबार में छपा, नहीं। जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, जो मेरा असेसमेंट है, मैं लगातार कर रहा हूं, उसके आधार पे आपको ये बात बताई है। और मेरे असेसमेंट में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि शेयर मार्केट किस दिशा में जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। भविष्य को लेकर मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा, कोई भी संकेत आपको अब बाजार के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा काम सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करना है, ना कि स्टॉक मार्केट में कोई सलाह देना। मेरी सलाह मैं कभी दूं भी तो मानिएगा मत, अभी तक तो दी नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।